हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रिवीजन। यहाँ पे हम लोग करते हैं रिवीजन बायोलॉजी का। ठीक है, और आज से हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसा सबका सब जानते हैं बायो वाले कि नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट है। यहाँ से लगभग 13 क्वेश्चन बायोलॉजी में आ जाते हैं, बायो के पेपर में नीट में आते ही हैं। 13 क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूनिट छोटा सा है, यूनिट भी बड़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें। ठीक है, तो ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर इसका हम लोग वेटेज देखें पर चैप्टर का तो 49% वेटेज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें, है ना। एक चैप्टर का जो वेटेज है इस 13 में, इसमें ये वेटेज है। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके लिए मैं पूरे के पूरे नोट्स बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए पूरा हैंड रिटन नोट्स भी है। एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी का जो नोट्स है वो तो है ही, साथ में मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाया हुआ हूँ, और अलग से जो फोटो जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको भी डाला हुआ हूँ। ठीक है, देख लीजिए पूरा। तो पूरा आखिर तक बने रहना है, पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, और बहुत ही काम आएगा ये रिवीजन। देखिए पूरा ये रिवीजन जो है पूरा का पूरा अच्छे से पूरा बना के आया हूँ स्लाइड, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पूरा का पूरा मैं अंडरलाइन करवा दूंगा, एकदम लाइन टू लाइन में पूरा क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद ये पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आपका बार बार रिवीजन होता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके बाद रिवीजन नहीं कराऊंगा, इसके बाद भी बहुत बार रिवीजन कराऊंगा, और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना ही है हम लोग को, है ना। तो ये सब करना है, पूरा आखिर तक बने रहना वीडियो में, और पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करके जाना और मार्क्स लेके जाना। देखिए, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इससे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का शुरुआत होता था, वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से होता था, है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पर वो चैप्टर जो है इस बार एनसीईआरटी से हट गया है, अब वो चैप्टर जो है एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ यही है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इस बार इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी का, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें हर साल नीट में लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का तो ध्यान रखना है, इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक अच्छा पॉइंट होगा। और ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ये बहुत इजी चैप्टर है जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। नहीं इसमें कुछ खास बड़ा चीज़ है याद रखने का, नहीं कुछ खास मैक्सिमम चीज़ है, एकदम इजी चैप्टर है, बहुत इजी। और हर पॉइंट टू पॉइंट मैं बता दूंगा, जो भी पॉइंट है वो मैं एकदम अलग से लिख दिया हूँ, जैसे कि इसको पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आ रहा है जैसे इसको, तो मैं यहाँ पे नोट्स बना दिया हूँ, है ना, अपने हैंड रिटन नोट्स, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी एकदम सही तरीके से। तो वो जो पॉइंट्स ही आपको बहुत हेल्प करेंगे रिविजन करने में। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो भी लोग नए हैं या फिर जो भी लोग पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब तो मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करना। ठीक है, शेयर करना मत भूलना, अपने जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है, जो भी व्हाट्सअप हैंडल है, वहाँ पे जरूर से जरूर पोस्ट करना, ताकि यार बहुत से लोगों के पास पहुँचे और बहुत लोगों का हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हमारे पॉइंट्स हैं, फलाने इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। पहला 14.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में देखेंगे। फिर क्या है, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस कैसे एक्सचेंज होते हैं, फिर उन्हीं गैसेस का ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और आखिरी में जैसे कि हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी में मिलेगा डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिट है, ये हमारा इस चैप्टर का पॉइंट्स है, और इसको हमको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो ये तो दोनों पार्ट तो बहुत छोटे पार्ट है, बहुत छोटे पार्ट है। ये भी कुछ खास बड़ा पार्ट नहीं, ये भी थोड़ा छोटा पार्ट ही बोलेंगे, यही है। और ये बहुत इजी पार्ट है, सब इसे पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे, और एकदम पॉइंट आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, है ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीथिंग क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, तो ब्रीथिंग का जब भी अगर किसी से भी पूछोगे, किसी को भी बुलाओगे इधर आ, पूछोगे कि पता भाई क्या होता है ब्रीथिंग, तो वो क्या बोलेगा कि ब्रीथिंग क्या होता है, तो बोलेगा कि सांस लेना, है ना। सांस लेना को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और ब्रीथिंग यही है, सांस लेना ही ब्रीथिंग है। जैसे ब्रीथिंग को बोलोगे तो क्या है, जो गैस जो हम लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर बदला, और जो हवा था वो अंदर चला गया, फिर यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम बदला, थोड़ा फोर्स लगाए,
वो हवा बाहर चला गया, यही ब्रीथिंग है। दिक्कत कहाँ पे आता है? दिक्कत तब चल जाता है जब यहाँ पे हम रेस्पिरेशन वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। ब्रीथिंग जो है एक नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना सांस छोड़ना इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ना नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड को ऑक्सीडाइज करना, उसको तोड़ना और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, यूज़ करना, उसकी एनर्जी को, एनर्जी रिलीज करना, ये सब क्या है? ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ से। तो रेस्पिरेशन तो समझ आया कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है एक तरह से, है ना, एक केमिकल प्रोसेस है। वैसे इसके बारे में मैं आगे लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, पर हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने बेसिक देखा कि ये रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है। अभी और आगे यहाँ पे है, इसको अच्छे से देखेंगे। पहले एनसीईआरटी देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। तो अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि एस यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन जो है, ये एक मिनट, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। किया नहीं किया। तो अपन नॉर्मल अंडरलाइन करके चलते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली बोल रहा है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम बोलते हैं ना, कहाँ से आता है एनर्जी? कहाँ से आता है? खाने से आता है। खाने से नहीं आता, एक्चुअली खाने से ही आता है, पर खाने के ब्रेकडाउन से, खाने के ब्रेकडाउन, जब खाने को जब हम ब्रेकडाउन करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन को यूज़ करके तो वहाँ से एनर्जी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, है ना। खाने को पूरा फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, वो फूड को पहले बहुत सारे एंजाइम को यूज करके तोड़ेंगे। उसके बाद जो ग्लूकोज होगा, जो फैटी एसिड होगा और जो अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, इनको तोड़ेंगे। इनको हम जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है इनको तोड़ेंगे। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीडाइज करके तोड़ेंगे इनको, ठीक है। और इनको तोड़ने से क्या होगा? इनको तोड़ने से हमको मिलेगा एनर्जी। दे गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी फॉर्म में ही हमको एनर्जी देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड, ठीक है, आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक हम मेटाबॉलिज्म पढ़े ना, एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जिसमें चीज़ें बनती हैं, कैटाबॉलिज्म मतलब जिसमें टूटती हैं। तो यहाँ पे टूट रही हैं चीज़ें जो हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, सब टूट रहा है एनर्जी में, तो हमको एनर्जी दे रहा है। तो ये सब टूटती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये सब टूटती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है ना, गैस रिलीज होता है, क्योंकि इनका बर्निंग हो रहा है, एक तरह से टूट रही हैं चीज़ें। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. ठीक है, यहाँ पे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या होता है, क्या बोल रहा है कि जो हमारा नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल में क्या होता है? नॉर्मल सेल में हमारे होते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। तो क्या होता है, हमको चाहिए एनर्जी, तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, हम एटमॉस्फेयर से सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करते हैं? उसको सेल तक पहुंचाते हैं। सेल तक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू, और सेल में क्या होता है? ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सब चीज टूट जाता है, ठीक है। ये सब टूट जाता है तो क्या रिलीज होता है? तो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर फेंकना है और ऑक्सीजन को लाना है। तो यहाँ से प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लड के थ्रू बाहर ले जाते हैं, वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, और वहां से वापस से ऑक्सीजन को लेके ब्लड के थ्रू फिर से वापस यहाँ पे ले आते हैं सेल्स के पास। समझ रहे? और ये प्रोसेस चलता रहता है, और यहाँ से सब टूटते रहती है और हमको एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलता रहता है। इसीलिए हमारा जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। सोते हैं तो भी चलता रहता है, ठीक है। ब्रीथिंग क्या हुआ? ब्रीथिंग वही हुआ कि नॉर्मल ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ऑक्सीजन ले लिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का एंजाइम से, ब्रेकडाउन से कुछ लेना देना नहीं है।
ब्रीथिंग एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सांस छोड़े और सांस लिए। रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन जो है हमारा वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड ये सबको ऑक्सीडेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। प्लेस द हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, सब भी फील कर पा रहे होंगे। यू ऑल्सो नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। क्यों हुआ ये चीज हुआ ब्रीथिंग के कारण। हाउ डू वी ब्रीथ, अब ये भी एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये वाला तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। तो हमने यही देखा कि क्या हो रहा था, यहाँ पे हमको बताया कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने ये चीज़ देखा कि ब्रीथिंग क्या हो रहा था, क्यों, और ये क्यों हो रहा था ये भी हमने देखा। क्योंकि सेल्स में जो ग्लूकोज फैट, क्योंकि हमको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से देखा? जब हम ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बर्निंग करना ना, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही होता है। तो ऑक्सीजन लेके आए, कहाँ से लाए? एटमोसफियर से खींच लिया ऑक्सीजन को, है ना। और उसको तोड़े ओड़े, जब इसको सब कुछ इसको तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। कोई भी चीज़ को बंद करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए और वापस से ऑक्सीजन को इनटेक कर लिए, है ना। तो ये है हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में? पहला, इनटेक एंड रिमूवल ऑफ एयर। ये सिंपल प्रोसेस है, इनटेक और रिमूवल ऑफ एयर। एयर को लो और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव कर दो। लेकिन रेस्पिरेशन उसी समय पे क्या है? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। समझ रहे हैं? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीथिंग क्या था? इनटेक एंड रिमूवल ऑफ एयर, जबकि रेस्पिरेशन था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीथिंग क्या था? फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, हम नॉर्मल फिजिकली उसको यूज कर सकते हैं। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये हमारे सेल्स में होगा, ये हमारा सेल्स में जो फूड है उसको केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, बर्न करेंगे एक तरह से। तो रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग सिंपल फिजिकल प्रोसेस, नॉर्मल सांस लिया छोड़ दिया। तीसरा क्या है? नो एनर्जी यूज्ड रिलीज्ड। नो एनर्जी, कोई दिक्कत इसमें ना एनर्जी लगता है ना एनर्जी रिलीज करते हैं। सिंपल सी बात है, बस आप सांस लिया, सांस छोड़ दिया, है ना। एनर्जी रिलीज्ड, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब क्या होता है? तब एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इनसाइड द सेल। समझ रहे हैं? जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, और फूड टूटने के बाद क्या देते हैं? फूड टूटने के बाद देते हैं एनर्जी। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा आउटसाइड सेल। ये क्या है? ये बाहर होगा, सेल के बाहर, सेल के अंदर कहाँ है? ये तो पूरा बाहर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, क्योंकि हम बाहर से एटमॉस्फेयर को अंदर खींच रहे हैं। जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? वो सेल के अंदर हो रहा है। वो सेल के अंदर जो फूड है वो टूट रहा है, क्योंकि इनसाइड दी सेल है। ये इंटर सेलुलर प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है। पांचवा क्या है? नो एंजाइम इन्वॉल्व, कोई एंजाइम नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, सांस लिया सांस छोड़ा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जबकि रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसमें एंजाइम यूज होते हैं। समझ गए? तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ये डिफरेंस है। ये हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ब्रीथिंग जब भी हम बोले तो ब्रीथिंग क्या हो रहा है, और रेस्पिरेशन बोले तो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। जब भी हम ब्रीथिंग बोले तो हमारा जो दिमाग है वो सीधा सीधा हमारे चेस्ट पे जाना चाहिए, नाक पे जाना चाहिए, कि सांस लिया सांस छोड़ा, एटमॉस्फेयर पे जाना चाहिए। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? हमारा ध्यान हमारे दिमाग में सेल घूमना चाहिए, सेल पे जाना चाहिए हमारा दिमाग जो है, कि जो ब्लड है वहाँ से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज हो रहा है सेल में, ताकि सेल में जो है जो फूड है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यूज करके। ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है और ब्रीथिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। आगे एनसीईआरटी क्या बोलता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, पर हमें कर कैसे रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ऑर्गन क्या है इसका। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, बस एक सेकेंड। इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे जो इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, हमारे कितने सारे स्पीशीज है, हमने लिविंग वर्ल्ड में देखा हुआ है कि इतने सारे स्पीशीज है दुनिया में। अब हर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही तरह से रेस्पिरेशन करेगा। अब देखिए, रेस्पिरेशन तो सबको करना है, ये बात तो कंपलसरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा थोड़ी ना है कि वो रेस्पिरेशन के बिना रह लेगा। चाहे वो छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं। बस अब ये देखना है कि वो रेस्पिरेशन कर कैसे रहा है ना। जैसे मैकेनिज्म ऑफ
mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। क्या है देखिए, मैं यहाँ इसके बाद यहाँ पे जो नोट से बनाया हुआ हूँ, क्या है थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे खराब हो गया क्योंकि ये पता नहीं कैसे राइटिंग खराब हो गया यहाँ पे, पर क्या है काम पर चीज काम का है, हमको इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना, चीज काम का है। वैसे आगे राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है, आगे अच्छी राइटिंग बनाई हुई है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा सीख गया फिर राइटिंग बनाना, फिर उसके बाद राइटिंग थोड़ी अच्छी होती चली गई है। बस शुरू का ही थोड़ा सा झेल लेना, इसके बाद तो जो भी राइटिंग आएगा वो सब एकदम अच्छा क्लियर आएगा, ठीक है। बस ये वाला बात थोड़ा देख लो, वैसे राइटिंग ठीक ठाक है, समझने के लिए जरूरी है। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये और इम्पोर्टेंट है, देखिए पॉइंट लिखते जाऊंगा कि जो हमारा जो मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, ब्रीथिंग कैसे हो रहा है, वेराई एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि वेराई अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग का देखिए, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या, पहला उसके हैबिटेट के ऊपर और दूसरा उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मतलब वो से जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तब हम वेरियस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वो सेलुलर लेवल के उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, कैसा टाइप का उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा टाइप का है, तो वो उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, रेस्पिरेशन का टाइप, और उसके हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में रहता है। समझ रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम तो बड़ा अच्छा है पर वो पानी के अंदर रहता है, तो वो थोड़ी ना हमारे जैसे वो थोड़ी ना टेरेस्ट्रियल के जैसे रेस्पिरेशन करेगा, वो फिर अलग टाइप से रेस्पिरेशन करेगा। जैसे कि फिशेस में हम लोग देखते हैं, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस है उनके पे हम देखते हैं, है ना, उनके रेस्पिरेशन का तरीका अलग है, ठीक है। और जो लोग दूसरे हैबिटेट में रहते हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है, उनका भी जो रेस्पिरेशन का तरीका है वो भी डिफरेंस है। जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही डिफरेंस है तो उनका तो फिर रेस्पिरेशन का तरीका ही अलग है, जैसे सेलुलर लेवल का। अब जिसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, ठीक है, उस पर टिश्यू बने ही नहीं है अभी तक, तो वो ऑर्गन लेवल पे कैसे करेगा रेस्पिरेशन, ठीक है ना। उसके पास लंग्स कहाँ से आएंगे, वो सेल से ही डायरेक्टली रेस्पिरेशन करेगा। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मेनली हैबिटेट्स में और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से आएगा तो यहाँ पे से आएगा, है ना, एक क्वेश्चन वाला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, लोअर, अब आगे क्या बोल रहा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, flatworm etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है कि जैसे जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पंजेस, फ्लैटवर्म्स और सिलेंट्रेट्स, स्पंजेस, फ्लैटवर्म और जो सिलेंट्रेट्स हैं, ये तीनों के दिनों कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तीनों के दिनों रेस्पिरेशन करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। वैसे हम भी सिंपल डिफ्यूजन ही करते हैं, पर सिंपल डिफ्यूजन कहाँ से करते हैं, ओवर देयर बॉडी सरफेस, वो उनके बॉडी के सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन का। हमारा कहाँ होता है, हमारा एल्वेलाई में होता है, टिश्यूज में होता है। इसका सिंपल डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, नॉर्मल उसके बॉडी सरफेस पे हो जाता है, ओवर दिस सिंपल डिफ्यूजन ओवर इट्स बॉडी सरफेस। किसका, स्पंजेस, फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट्स, याद रखना है एक बात वो, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स बना के आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हो या इसको इस पीडीएफ को ही यूज कर सकते हो। स्पंजेस, फ्लैटवर्म और सिलेंट्रेट्स ये कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, ओवर देयर बॉडी सरफेस वाया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये क्या बोल रहा है कि अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, अलग रंग से कर देता हूं। अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स यूज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। क्या बात, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। क्या, सिंपल सी बात है, जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो है क्या यूज किया, अर्थवर्म यूज किया उसका मॉइस्ट क्यूटिकल टू रेस्पायर। मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है, उसकी स्किन का एक लेयर है, मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर है ना, तो मॉइस्ट क्यूटिकल जो कि थोड़ा मॉइस्ट भी था, गीला गीला रहता है। अर्थवर्म कभी सूखा नहीं रहता है ना, अर्थवर्म को गर्मी पसंद नहीं है, अर्थवर्म हमेशा मिट्टी के अंदर रहेगा, ठंडे एनवायरमेंट, गीला एनवायरमेंट में रहेगा।
तो अर्थवर्म क्या किया, उसका मोस्ट क्यूटिकल को यूज किया रेस्पिरेशन करने के लिए। और जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स क्या यूज किए, जो इंसेक्ट्स है हमारे ये यूज किए उनका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में ट्रैकियल ट्यूब्स और ट्रैकिया दोनों दिखे तो क्या टिक करेंगे, ट्रैकियल ट्यूब्स या फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, है ना। प्रॉपर ट्रैकिया डेवलप थोड़ी ना हुआ है, ट्रैकियल ट्यूब्स हुए हैं उसमें। ठीक है, तो इंसेक्ट्स क्या यूज करते हैं, इंसेक्ट यूज करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसफर देयर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड अर्थवर्म यूज मोस्ट क्यूटिकल। पांचवा जो है यहाँ पे वो दिखते हैं कि स्पेशल वेस्कुलराइज्ड, क्या बोल रहा है कि स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। वेस्कुलराइज्ड मतलब हमें वेसल्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल जो है वो अच्छे से एकदम प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्सली। तो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स और कॉल्ड ब्रांकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, whereas vascularized bags called lungs और pulmonary respiration are used by terrestrial form of the exchange of gases। समझ रहे हैं क्या है, एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम गिल बोलते हैं, गिल्स, सुमन गिल नहीं, वेस्कुलराइज्ड कॉल्ड गिल्स, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। मछली के यहाँ पे होता है गिल्स गले में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गलफड़ा। हिंदी में अगर आप गिल्स का गिल का देखोगे तो हिंदी में क्या बोलते हैं, गलफड़ा, है ना। तो क्या करते हैं वो जो एक्वाटिक जो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क है, ध्यान रखिएगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क दे यूज गिल्स। ठीक है, व्हाट इज गिल्स, गिल्स है स्पेशली वेस्कुलर स्ट्रक्चर और इसको हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क इस गिल्स को यूज करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म के जो एनिमल्स है, जो कि जमीन में रहता है, टेरेस्ट्रियल में रहता है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ है, वो क्या यूज करते हैं, वो वेस्कुलराइज्ड बैग को यूज करते हैं। एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लंग, व्हाट इट इज कॉल्ड लंग। लंग इज अ वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लंग्स और इट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन और ब्रांकियल रेस्पिरेशन पूछेगा तो क्या पूछेगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में किस में होगा और ब्रांकियल रेस्पिरेशन में किस में होगा। तो सीधी सी बात है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस में होगा, जिसमें लंग्स होगा। लंग्स किस में होगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन कौन करेगा, ब्रांकियल रेस्पिरेशन वही करेगा जो एक्वाटिक होगा, जो कि वहाँ रहेगा, क्या बोलते हैं, सी में रहेगा, नदी में रहेगा, पानी में रहेगा। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क, यहीं से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। ठीक है, एकदम फोटो की तरह याद कर लो, इसको टिक कर लेना। ठीक है, among vertebrates fishes use gills whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वर्टिब्रेट्स में, among vertebrates which one use gills। सीधी सी बात, among vertebrates which one use gills, सीधी सी बात है, फिशेस टिक कर देना, है ना। 3 पॉइंट है, गिल्स कौन यूज करेगा वर्टिब्रेट्स में, फिश। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। लेकिन सेम पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन। मोस्ट स्किन और मोस्ट क्यूटिकल डिफरेंस है। ठीक है, स्किन ये मोस्ट स्किन से रेस्पायर कर लेता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो 3 तरह के रेस्पिरेशन हमने देख लिया। कौन रेस्पायर किया, एम्फीबियन तो लंग से भी रेस्पायर कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, पर ये फ्रॉग है, ये एक्सेप्शन है। फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉग भी एक एम्फीबियन है, पर ये रेस्पिरेशन अपने मोस्ट स्किन से करता है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट देख लिया हमने। क्या क्या पॉइंट देखा, ये वाले पॉइंट वर्टिब्रेट्स का। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे कर रहे थे, वेस्कुलराइज्ड बैग लंग्स के थ्रू विच इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में थे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और थे एम्फीबियंस। ठीक है, फिश जो है गिल्स रेस्पिरेशन करती है, और गिल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, ब्रैंकियल टाइप। उसके बाद जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स है, जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ में रहते हैं, ये लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये इनका तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है,
ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ का। इसके बाद था एम्फीबियन, फ्रॉग का। फ्रॉग पानी में भी जाता है, और ये देखो एम्फीबियन तो सब में जाता है क्योंकि उसका नाम ही एम्फीबियन है, जो कि दोनों पे, लैंड पे भी और एक्वाटिक दोनों जगह पे रह लेता है। जो फ्रॉग है इसलिए ये दोनों जगह से रेस्पिरेशन कर पाता है, जो कि हम बोलते हैं मॉस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। मॉस्ट स्किन जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया, बहुत इजी पॉइंट था, इस बात को ध्यान रखेंगे सबके सब, ठीक है। बहुत इजी था ये पॉइंट, सबके सब इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आएगा तो इसी पॉइंट से आएगा, जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ, ठीक है। आप चाहे तो आप अपने कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं अच्छे तरीके से, या फिर पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कौन सा पढ़ा है? अब हमको डिटेल में जो चीज़ पढ़ना है वो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये हमारा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हमको उसको डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स opening about above the upper lips. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passage for food and air. क्या बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी लाइन यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास हमारा नेसल पैसेज है, दो हमारे पास नेसल पैसेज है, उसकी जो कि नोज आता है ऐसे, है ना, जो कि नोज आता है ऐसे आगे डेवलप होगा नोज जो है। तो हमारे पास दो नेसल पैसेज है, सॉरी ये नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, या इसको आप बहुत सारे बुक में देखेंगे तो नेयर्स भी लिखा रहता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स है ना, हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। यहाँ से जब एयर जाता है तो ये एयर जाएगा, ठीक है, ये अपर लिप्स के ऊपर है, और एयर जब हम यहाँ से लेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये इसके बाद जाएगा नेसल चैम्बर में, और नेसल चैम्बर के बाद कहाँ जाएगा? नेसल पैसेज में जाएगा, नेसल चैम्बर में जाएगा नेसल पैसेज के थ्रू, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज के बाद क्या आता है? हमारा आता है नेसल चैम्बर, जो कि पूरा एक चैम्बर टाइप का है, ठीक है। तो इसका साथ आगे फोटो भी दिया हूँ, हाँ दिया हूँ, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए ये क्या है? ये पार्ट है, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये पैसेज, और ये पूरा का पूरा नेसल चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे से दिया है। इसको क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल नेयर्स। इन नॉस्ट्रिल को भी नेयर्स बोल रहा है, जो कि नेयर्स एक प्लूरल फॉर्म है ना। तो दोनों को बोल रहा है एक्सटर्नल नेयर्स। नेयर्स के बाद ये अंदर जाएगा ये वाले पार्ट में, जो कि पैसेज है, और पैसर के बाद ये वाला पूरा चैम्बर, समझ रहे हैं ना। तो ये पे हमारा ये एयर कैसे जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? नेसल चैम्बर के बाद जाएगा फेरिंग्स में जाएगा, नेसल चैम्बर में चला गया, अब कहाँ से जाएगा? उसके बाद जाएगा फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स कहाँ पे है? फेरिंग्स है इसके ये वाला पार्ट जहाँ पे ये कॉमन हो जाता है ना। फेरिंग्स का जो फेरिंग्स पे जो पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट क्या बोलते हैं कि अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो कि एयर के लिए और फूड के लिए कॉमन पैसेज है, समझ रहे हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा है, पार्ट फूड के लिए, और यहाँ देखिए इसके बाद से ये चीज डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एयर इधर आ जा रहा है, और जो एसोफेगस है वो इधर चल रहा है, फूड इधर चल जा रहा है ना। तो जो कॉमन पैसेज है, जो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वर्ड से कर दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है जो कि कॉमन है हमारा फूड और एयर के लिए, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और इसके बाद है द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। इसके बाद क्या है? फेरिंग्स के बाद क्या है? फेरिंग्स के बाद हमारा आ जाएगा लैरिंक्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आएगा हमारा लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद हमारा क्या आएगा? हमारा ट्रेकिया ट्यूब आ जाएगा, ठीक है। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स हमारा जहाँ से हमारा आवाज निकलता है, जो कि हमारा, जिसको हम और बुक में पढ़ोगे अच्छे तो एडम्स एप्पल बोलते हैं मेंस में। लड़कियों में छोटा होता है, लड़कों में थोड़ा बड़ा होता है, तो लड़कों में उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो वो उसको हम बोलते हैं लैरिंक्स, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है, लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है जहाँ से हमारा आवाज आता है, अब आवाज निकालेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, देखना यहाँ पे हाथ रख कर देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। तो लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अंडरलाइन वहाँ पे हैंड रिटन भी लिखा हुआ हूँ। लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेल्प्स कॉल्ड इट इज साउंड बॉक्स, ठीक है। तो जो लैरिंक्स है वो लैरिंक्स क्या है? ये हमारा लैरिंक्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, यहाँ पे कार्टिलेज है, और ये क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स से बोलते हैं। जो हमारा आवाज आ रहा है वो हमारे लैरिंक्स से ही आ रहा है, ठीक है। ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है और
बॉक्स से बोलता है, प्रोड्यूस करता है। तो जो फेरिंग्स है वो लेरिंग्स के थ्रू, फेरिंग्स के बाद क्या आया लेरिंग्स, और लेरिंग्स के थ्रू क्या कहा गया ट्रैकिया। ये जो अपना पार्ट है ये तो स्टर्नम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्रैकियल पार्ट है हमारा, ट्रैकिया ट्यूब है ना। तो स्टर्नम के पीछे क्या है ट्रैकिया वाला पार्ट। तो लेरिंग्स के थ्रू जो हमारा जो फेरिंग्स है वो कहाँ खुलेगा, ट्रैकिया में खुलेगा। इसके पीछे क्या है देखिए, अगर ये तो एक साइड हो गया ठीक है, इसके पीछे क्या, इसके पीछे ईसोफेगस है। तो अगर आप उधर जाना चाहेंगे तो फिर इधर नहीं आ पाएंगे, है कि नहीं, वो फिर पीछे तरफ चल जाएगा। तो हम क्या किए, फेरिंग्स से लेरिंग्स और लेरिंग्स से ट्रैकिया। देखिए ये ऐसे अच्छे से लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेसल पैसेज, फिर नेसल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसके बाद लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस एंड साउंड बॉक्स, उसके बाद ट्रैकिया फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है। पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। ध्यान रखिएगा कि जब हम खाना खाते हैं तो ताकि जो खाना है वो हमारे इस विंड पाइप में ना चले जाए, तो इसलिए जो हमारा जो ग्लोटिस है उसको प्रिवेंट कौन करता है, जो उसके ऊपर होगा जो एपिग्लोटिस होगा ठीक है, जो हमारा एपिग्लोटिस होता है वो प्रिवेंट करता है कि खाना इधर ग्लोटिस में ना जाए, उसको ढक देता है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट है, अगर दिख रहा है कि नहीं ध्यान देते हैं, अब थोड़ा दिख रहा होगा अच्छे से। ये वाला जो पार्ट है जो एपिग्लोटिस, देखिए कौन सा पार्ट है, ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये है एपिग्लोटिस ठीक है। उसके बाद जो ग्लोटिस है, देखिए ग्लोटिस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट ग्लोटिस है ठीक है। तो खाना यहाँ मत चले जाए, इसलिए क्या करता है, जब भी हम यहाँ से खाना खाएंगे इंटेक होगा तो क्या होगा, ये जो वाला जो पार्ट है, पहले बता देता हूँ एक मिनट ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ खाना नहीं जाना है ठीक है, यहाँ खाना नहीं जाना है, रॉन्ग, यहाँ खाना नहीं जाना है, यहाँ खाना गया तो गलत हुआ। ये जो पतला सा पार्ट दिख रहा है ना, ये इसोफेगस है, ये थोड़ा फैल जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए खाते समय और बात गुटकते समय और बात हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। जब आप खाना अंदर जा रहे हैं, अंदर जब गुटक रहे हैं उस समय आप बोल कैसे पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि ये फैल जाएगा, ये दब जाएगा ठीक है। तो जो एपिग्लोटिस है, जब हम खाना यहाँ से खाएंगे तो एपिग्लोटिस ऐसे बंद कर देगा, इसको इधर हो जाएगा एपिग्लोटिस, और ये बंद हो जाएगा और खाना सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाएगा, कहाँ, इसोफेगस में, है ना। और अगर खाना गलती से थोड़ा बहुत, इसीलिए बोलते हैं ना बात नहीं करना चाहिए, बात करोगे तो क्या होगा, ये वापस ऊपर होगा तो क्या होगा, खाना यहाँ जाने का डर रहता है। तो खाना अगर गलती से यहाँ गया तो तुरंत खांसी वासी सब आएगा और वो खाना वापस आ जाएगा, निकल जाएगा बाहर ठीक है। तो एक बात समझ आया, तो क्या समझ आया कि जो हमारा जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस को कौन प्रिवेंट करता है, एपिग्लोटिस ठीक है। ग्लोटिस को कौन प्रिवेंट करता है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लोटिस के ऊपर होता है ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखना है, ऐसे बात यहाँ पे लिखा हुआ भी हूँ, कहाँ पे लिखा हूँ, ये ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस ठीक है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे ट्रेकिया, इसके बाद क्या है लेरिंग्स, के बाद क्या है, ये सब ग्लोटिस रोटिस, इसके बाद क्या है ट्रेकिया ठीक है। ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रेकिया यहाँ से एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड कर रहा है मिड थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक का जो कैविटी है उसका मिड वाला पार्ट, तो मिड थोरेसिक कैविटी तक की है वो, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जहाँ पे हमारा पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा आता है वहाँ पे वो डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है, हमारा ट्रेकिया। और किसमें डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, इसमें डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है ठीक है। इसका फोटो भी है यहाँ पे, देखिए ये वाला पार्ट ट्रेकिया है, जहाँ पे इंड कर रहा है ये वाला पार्ट है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का ठीक है। ये वाला पार्ट है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का, यहाँ पे डिवाइड किया, और डिवाइड किस में किया, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड, ये वाला पार्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है ठीक है, ये वाला पार्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड करेगा, सेकेंडरी में, सेकेंडरी किस में करेगा, टर्शियरी में ठीक है। तो ऐसे बात होता है। तो क्या हुआ, हमारा ट्रेकिया आया, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर लिया,
ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। एंड उसके बाद जो टर्शरी ब्रोंकाई था वो किस में डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा फिर बनेगा ब्रोंकियोल्स एंड एंडिंग इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर ब्रोंक्यूल्स किस में जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अच्छे से लिख दिया गया है ये क्या, देखिए हवा कैसे जाएगा, जो हमारा एयर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, वहाँ से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बाद से फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज है, उसके बाद लेरिंग्स जो कि कार्टिलेजिनस है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, उसके बाद ट्रैकिया जो कि टिल मिड थोरेसिक कैविटी डिवाइड्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, फिर वहाँ से हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई 1 डिग्री मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद क्या, टर्मिनल ब्रोंकाई विच इज वेरी थिन, लिखा गया है विच इज वेरी थिन, और टर्मिनल ब्रोंकाई कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में चल देगा। समझ आया? तो हवा जो एयर है वो कैसे पास होता है हमारे एल्वियोलाई तक, ऐसे ये पूरा पैसेज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विद दिस फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स, कॉमन पैसेज, लेरिंग्स, कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स, ट्रैकिया टिल मिड थोरेसिक कैविटी डिवाइड्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, जो उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वेरी थिन, और उसके बाद एल्वियोलाई। समझ आ गया? तो ये वाला हमारा है पॉइंट। ठीक है, the trachea, primary and secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। important point है, क्या बोल रहा है, incomplete cartilaginous rings, यहाँ पे लिखा गया है, अच्छे से देखो, डिटेल में भी दिया हुआ। ठीक है, अच्छे से दिया है यहाँ पे, देखिए जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। इनिशियल ब्रोंकियोल्स में किसमें डिवाइड होते हैं, ट्रैकिया में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। और कैसे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनकम्प्लीट, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ये तीनों में क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इसको हाइलाइन कार्टिलेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया। देखिए कार्टिलेज का फोटो भी दिया गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट है एक सी शेप में, इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसके पीछे देख रहे हैं इसोफेगस कितना पतला सा मस्कुलर लेयर है ना, मसल्स है यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें है कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्यों है इसमें ट्रैकिया में, इसलिए है ताकि कोलैप्स होने से बचा जा सके। ठीक है, ताकि हमको कोलैप्स होने नहीं देना है, ताकि कोलैप्स ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे रेड अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, ये है ल्यूमेन, यहाँ से हवा पास होगा। ठीक है, ल्यूमेन मतलब खाली जगह, बैक जो गुब्बारा है, गुब्बारा चारों तरफ है, बीच में क्या है, वो ल्यूमेन है। तो ये ल्यूमेन है और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है। और क्यों कार्टिलेजिनस रिंग्स, प्रिवेंट कोलैप्स, वो कोलैप्स ना हो जाए। देखो कोलैप्स कैसे कोलैप्स हुआ है, इसोफेगस जो है, पर जैसे इसमें खाना जाएगा वापस खुल जाएगा, पर हमको यहाँ पे एयर भेजना है। ठीक है, एयर में इतना प्रेशर, इतना ताकत नहीं होगा कि अगर ये कोलैप्स हो गया तो उसको खोल पाए, फिर हमको बहुत अमाउंट में हवा देना पड़ेगा, है ना, बहुत फास्ट देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स है वहाँ पे ट्रैकिया में, ताकि वो कोलैप्स ना हो पाए। ठीक है, और किसमें होता है, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इन तीनों में बस होता है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अब आगे चलते हैं। अब आगे है ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli। ठीक है, तो एल्वेओलाई के साथ कितने सारे पॉइंट्स अटैच किया हुआ है, इस बात को देखिए यहाँ पे एल्वेओलाई के साथ चार पॉइंट्स अटैच किया हुआ है। क्या, पहली बात वेरी थिन, एल्वेओलाई जो है वेरी थिन है। उसके बाद इर्रेगुलर वॉल्ड, इसका जो वॉल्स है वो इर्रेगुलर है। ठीक है, वेरी थिन, इर्रेगुलरली वॉल्ड,
वेस्कुलराइज्ड, मतलब बहुत सारे वेसल्स है इसमें, है ना, और वो जरूरी भी है क्योंकि एल्वेलाई की वो पोजीशन है जहाँ पे जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होना है, ठीक है, ये वही पोजीशन है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना है। क्या एक और पॉइंट है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना है? हाँ, टिश्यूज में भी होना है, एल्वेलाई में भी होना है, आगे लिखा हुआ मैं अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एल्वेलाई वेरी थिन है, इरेगुलर वॉल्ड है, वेस्कुलराइज्ड है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे गोल से है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब एल्वेलाई का शेप है, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड, वेस्कुलराइज्ड और बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई, ठीक है। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। सीधी सी बात है, जो ब्रांचिंग जो नेटवर्क है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, जो ट्रैकिया है वो थोड़ी ना लंग में आएगा, जो ट्रैकिया है ना, क्या लंग में क्या है, वो जो ब्रोंकाई का जो नेटवर्क है, जो उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स बने, उसके बाद जो एल्वेलाई है आया, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? लंग्स बनाते हैं, लंग के अंदर आते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें कंप्राइज दी लंग्स। वी हैव 2 lungs लेफ्ट एंड राइट विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। क्या? डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। प्लूरा क्या है? उसका एक वॉल टाइप का है, ठीक है, जैसे ये लंग्स है, अगर ये ट्रैकिया है ऐसे, इसके बाद हमारा ये जो डिवाइड हुआ, इसके बाद अगर हमारा लंग्स आया ऐसे, ठीक है, इधर से हमारा लंग्स आएगा ऐसे, तो ये जो लंग्स वाला जो पार्ट है, लंग्स वाला यहाँ पे कट आएगा, नॉच आएगा, ठीक है। तो जो लंग्स वाला जो पार्ट है, ये जो है हमारा ये कहाँ से बना? पहला बात ब्रोंकाई, ब्रोंकियल और एल्वेलाई से बना, ठीक है। उसके बाद इसको कवर कौन किया? इसको कवर किया प्लूरा और विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इसका 2 लेयर है प्लूरा का, ठीक है। इसके जो हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स में प्लूरा का दो लेयर है, ठीक है, 2 लेयर है प्लूरा का। प्लूरा मतलब एक वॉल टाइप का समझ लीजिए, और उन दोनों के बीच क्या है? उन दोनों के बीच प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम। इट रिड्यूसेस, क्यों है वो प्लूरल फ्लूइड? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द लंग सरफेस। जो लंग सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको कम करता है, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारा लंग के बीच क्या है? हमारे लंग के जो आउटर सरफेस में क्या है? डबल लेयर्ड प्लूरा प्रेजेंट है। जो लंग्स है कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। लंग सरफेस में फ्रिक्शन होगा जो कि हमको नहीं चाहिए, तो उसको कम कौन करेगा? क्योंकि फ्लूइड भर दिया उन दोनों के बीच, ठीक है। तो ये दिमाग लगाया गया है यहाँ पे, ये चीज अच्छे से लिखा भी गया है। लंग्स डबल लेयर प्लूरा, प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम एंड इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस दी फ्रिक्शन। और उसके बाद आउटर एंड इनर लेयर, आउटर थोरेसिक लाइनिंग ऑन लंग सरफेस। हो गया? समझ आया? क्या समझ आया? जो आउटर लेयर और इनर लेयर, जो आउटर लेयर है वो थोरेसिक लाइनिंग है वहां पे, और जो इनर लेयर है क्या बोल रहा है कि डबल लेयर, आउटर लेयर। हाँ, आउटर जो लेयर है लंग का, जो डबल लेयर प्लूरा बोला ना, प्लूरा का जो आउटर वाला लेयर है वो कहाँ से लाइन करेगा? थोरेसिक लाइनिंग से, सीधी सी बात है। और जो इनर वाला लेयर है वो किससे करेगा? लंग सरफेस से लाइन करेगा। है ना कि नहीं? आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये हमारा लंग है, यहाँ पे डबल लेयर प्लूरा, ये पीला वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर देते हैं, अब अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये डबल लेयर दिख रहा है ना, एक लेयर ये, एक लेयर ये, है कि नहीं? तो इसके पीछे फ्लूइड है भरा हुआ दोनों के पीछे। ये वाला पार्ट किससे लग रहा है? ये थोरेसिक पार्ट से लग रहा है, थोरेसिक लाइन से। ये वाला लाइन किससे लग रहा है? लंग सरफेस से, है ना। और दोनों के दोनों क्यों है? ताकि फ्रिक्शन कम किया जा सके, बस एक ही रीजन है इन लोगों का, फ्रिक्शन कम करना, ठीक है। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? इपीग्लोटिस। देखिए हर एक इस डायग्राम का, एनसीईआरटी के डायग्राम का हर एक जो लेवल है, लेवलिंग है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। इपीग्लोटिस, जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? इपीग्लोटिस। ये वाला पार्ट क्या है? लैरिंग्स। इपीग्लोटिस, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, उसके बाद क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन आ रहा है, उसके बाद प्लूरल मेम्ब्रेन को बोल रहा है। उसके बाद जो गोल गोल वाला पार्ट है छोटा छोटा, वो एल्वेलाई है। उसके बाद प्लूरल फ्लूइड को रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद ब्रोंक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो ईयर जो पार्ट, जो शी शेप, डोम शेप्ड बोलते हैं इसको, ये डोम शेप्ड क्या है? डायफ्राम है, डोम शेप्ड है, ठीक है। देख लीजिए डोम शेप्ड है ना, आप जब भी मंदिर या मस्जिद देखेंगे या गुरुद्वारा कुछ भी देखेंगे तो एक डोम शेप्ड होता है ना, इसके ऊपर झंडा लगा रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा डोम शेप्ड है, देखिए डायफ्राम डोम शेप्ड, ठीक है। इसके बाद तो लंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद कट इन ऑफ रिब, रिंग, ये जो है ये क्या है? ये कट इन ऑफ रिब है। उसके बाद क्या है? ब्रोंकस। क्या है ये? ब्रोंकस को बोल रहा है, ठीक है। तो हर बॉन्ड को ध्यान देना है, हर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये ब्रोंकस याद होना चाहिए, ये इपीग्लोटिस, ये वाला पार्ट इपीग्लोटिस, ये वाला पार्ट लैरिंग्स,
तो एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया है, प्लूरल मेम्ब्रेन को, एल्वेलाई को, प्लूरल फ्लूइड को, ब्रोंकियोल को। उसके बाद हमारा डोम शेप डायफ्राम, फिर लंग, कट इन ऑफ रिब को भी रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो हर पॉइंट को ध्यान देना है आपको। अब आगे चलते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ठीक है, ये बात तो इजी है, ये बात तो पहले भी पढ़ा गया है, समझ आ गया होगा, है कि नहीं। The part starting with the external nostrils up to terminal bronchiole, the part starting with the external nostril, ये external nostril वाला part up to the terminal bronchioles, alveoli के just पहले terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts from respiratory or exchange part of the respiratory system। तो respiratory system के दो पार्ट होंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं। क्या पार्ट है, पहला है कंडक्टिंग पार्ट, क्या है कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा क्या है रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या है, कहाँ से कहाँ तक है कंडक्टिंग वाला पार्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, कहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वेओलाई से जस्ट पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल में जो हाइलाइन कार्टिलेज है या फिर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल वो इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल्स में होते थे, याद करो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहाँ पे सी शेप्ड या फिर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल में बस होगा। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से यहाँ से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, जो एयर कंडक्ट करता है, क्या है ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वेओलाई, क्या व्हाट ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वेओलाई। एल्वेओलाई ही वो प्लेस है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना है। तो जो एक पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, कहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फिर उसके बाद क्या था हमारा नेसल चैम्बर, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, फिर इनिशियल, ठीक है ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हमारा हुआ कंडक्टिंग पार्ट। इसके बाद जो हमारा गैस था या एयर था वो कहाँ गया, वो गया हमारा एल्वेओलाई में। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट और क्या करता है, कंडक्टिंग पार्ट और एक काम करता है विच क्लियर्स फॉरेन प्रोडक्ट्स। हम सांस ले रहे हैं एनवायरमेंट से डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्लियर होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, फिल्टर करने के लिए। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो भी, इसको भी हम ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर्स है, वो सब हेयर्स उन सब कुछ चीज़ों को स्टॉप करेगा। धूल बहुत सारा आ गया, धूल को हेयर्स स्टॉप करेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलरी लाइनिंग्स होती हैं, वो भी उसको ऐसा फ्लश करती है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बाहर, अंदर कभी नहीं, बाहर। ठीक है, तो जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एल्वेओलाई तक एयर ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद फॉरेन प्रोडक्ट को क्लियर करता है, उसके बाद ह्यूमिडिफाई करता है। क्या करता है, ह्यूमिडिफाई, जो एयर आता है वो उसको थोड़ा गीला करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, और क्या करता है, और ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। सबसे बड़ी बात, हम एंटार्क्टिका में गए, मान लीजिए वहाँ 0 डिग्री हवा चल रहा है, हम 0 डिग्री है ना, मान लीजिए हवा जो चल रहा है बहुत ठंडा है, 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, बहुत ठंडा है, हमने उसको सांस लिया, लेकिन वो हमारे लंग्स तक एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर में ही जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, हमने हमारा जो शरीर है उसको गर्म कर लिया। अगर बाहर बहुत गर्म हवा चल रहा है, हम उसको सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो वो नॉर्मल हमारे बॉडी को ठंडा करके भेज रहा है। मतलब हमारे एल्वेओलाई में जो ऑक्सीजन का जो मतलब ऑक्सीजन या फिर जो गैस जा रहा है ना, वो बॉडी टेम्परेचर में ही जा रहा है। ठीक है, इसी को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। हमारा बॉडी जो है मेंटेन करके चलता है हर चीज को। ठीक है, तो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमिडिफाइज, क्लियर फॉरेन प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वेओलाई। ये सब पार्ट कौन करता है, ये सब पार्ट कंडक्टिंग पार्ट करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, ये रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, ये एल्वेओलाई एंड इट डक्ट्स, एल्वेओलाई को और इसके डक्ट्स को क्या करती है, सॉरी ये कौन सा पार्ट आता है रेस्पिरेटरी पार्ट में, रेस्पिरेटरी पार्ट में एल्वेओलाई और इसके डक्ट्स आते हैं। तो दो ही पार्ट हुआ, समझिए, कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और रेस्पिरेटरी पार्ट एल्वेओलाई एंड इट्स डक्ट्स, बस यही पार्ट है। और इसमें क्या करता है, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि वहाँ पे डक्ट्स है, तो डक्ट्स में क्या है, वो ब्लड आएगा, और जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या लेके आया, ये एयर लेके आया। तो जो एल्वेओलाई है वो वहाँ पे क्या होगा, बस एक्सचेंज होगा। किस चीज़ का एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज।
ठीक है, ये भी यही बात बोल रहा है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेoli, clears it from foreign particle, humidifies and also brings the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion. Exchange part, ये alveoli वाला part, the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन हम में भी हुआ, पर हमें कहाँ पे हुआ, एल्वेoli वाले पार्ट में हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बहुत इजी पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा और फिर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। क्या है, जो थोरेसिक चैम्बर है वो हमारा एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, क्या है, एयर टाइट चैम्बर। क्योंकि एयर टाइट चैम्बर क्यों है, क्योंकि जो थोरेसिक चैम्बर है, मतलब जहाँ पे हमारा लंग्स सिचुएटेड है, जहाँ पे ट्रैकिया है, लंग्स है, ये इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत मैटर करता है कि लंग्स के अंदर हवा कैसे आ रही है, कि लंग्स का वॉल्यूम कैसे मैनेज हो रहा है। समझ रहे हैं, अभी पूरा शरीर समझ आएगा धीरे धीरे, देखना। जो बस ये बात अभी ध्यान रखो, ये थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है ये बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर, मतलब ये बहुत फैक्टर है, ये बहुत अफेक्ट करता है कि लंग का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसीलिए इसको एयर टाइट चैम्बर बनाया गया है, ताकि कहीं से भी कोई चीज़ ऐसा, इसका जो वॉल्यूम है इसको एक्सचेंज ना कर सके। ठीक है, तो जो थोरेसिक चैम्बर है वो एक एयर टाइट चैम्बर है, इस बात को ध्यान रखिए। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्मेड डॉर्सली किधर होता है और वेंट्रली किधर होता है। डॉर्सली मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब पेट वाला पार्ट। ठीक है, अगर एक बॉडी है इंसान का, ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, अगर एक बॉडी मतलब जैसा भी है, तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट, वो क्या है, वो डॉर्सल है, और जो पेट वाला पार्ट है जो आगे दिख रहा है, ये क्या है, वेंट्रल है। ठीक है, तो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्मेड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, है ना, आप खुद को इमेजिन कीजिए ना, पीछे वाला पार्ट क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली आगे वाला पार्ट क्या है, स्टर्नम। ठीक है, तो आगे क्या है, जो थोरेसिक चैम्बर है उसके पीछे क्या है, वर्टिब्रा है, आगे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे, आगे क्या है, स्टर्नम, है ना, आगे क्या है, स्टर्नम, उसके बाद लेटरली मतलब इधर क्या है, रिप्स हो गया, चारों तरफ हो गया पैक, और उसके बाद एंड ऑन द लोअर साइड क्या है, डोम शेप डायफ्राम, है ना, हमने डायफ्राम का फोटो देखा था जो कि डोम शेप था। देखिए ये वाला पार्ट डायफ्राम है। ठीक है, ये वाला पार्ट गया है, ये वाला पार्ट सी टाइप का दिख रहा है, डोम शेप, ये डायफ्राम है। तो देखिए ज़्यादा से कवर कर लिया कि नहीं किया। आगे यहाँ पे एक बोन आ गया, क्या, स्टर्नम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पीछे क्या आ गया, वर्टिब्रा आ गया। ठीक है, इधर से क्या आ गया, इधर से रिब केज बंद कर लिया इसको, और नीचे से क्या किया, नीचे से डायफ्राम बंद कर लिया, ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो एकदम एयर टाइट हो सके, और लंग्स को और हार्ट को, सब चीज़ों को प्रोटेक्ट भी कर सके, है ना। आप कहीं पे गिर गए लेकिन लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिब्स आ गया सामने, स्टर्नम आ गया सामने। ठीक है ना, पीछे से गिरे तो वर्टिब्रा आ गया, तो ये हमको प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, है ना। तो इस बातों को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, तो जो थोरेसिक चैम्बर होता है, लंग्स कहाँ पे होता है, लंग्स हमारा थोरेसिक चैम्बर में होता है। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट होता है, इस बात को ध्यान रखना है। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स, लोअर by diaphragm which is dome shaped. Clear? और आगे देखते हैं। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected into the lung or pulmonary cavity. ठीक है, such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. समझ आया? क्या समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो जो लंग है हमारा जो लंग है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम लंग का वॉल्यूम हो रहा है, तो हम जो इसका वॉल्यूम है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम इसमें डायरेक्टली एयर नहीं भर सकते। वॉल्यूम मतलब क्या होगा आप खुद समझिए, पहले इस चीज़ को समझिए। जैसे ये है, ये एक क्या है, एक वेसल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम होगा इसका अंदर, है ना। इसका भी एक फॉर्मूला होगा कि इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका वॉल्यूम है, खाली पार्ट जो है ये इसका, है ना, इसमें हमको हवा भरना है मान लीजिए, तो इसका वॉल्यूम होगा, है ना। हम इसमें जितना वॉल्यूम भरेंगे इसमें, अब देखिए अब क्या होता है कि गैस का प्रॉपर्टी देखिए, गैस का प्रॉपर्टी, गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। ठीक है, गैस कैसे फ्लो करेगा किसी भी चीज़ के अंदर, मान लीजिए एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, एक ऐसा वेसल है यहाँ पे, ऐसे
ठीक है, एक ऐसा वेसल है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे नॉर्मल हवा भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ये एयर टाइट है, ठीक है, एयर टाइट है ये। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए क्या होगा, ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो प्रेशर है वो क्या है, वो इसके मुकाबले, इस बोतल के मुकाबले कम है। और जो वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम तो इनफाइनाइट है क्या, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अर्थ का वॉल्यूम समझ रहे हैं क्या, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। प्रेशर कितना है, प्रेशर इस बोतल के मुकाबले कम है। तो क्या होगा जब अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस चीज को वैक्यूम कर दें, वैक्यूम कर देंगे तो क्या होगा, अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है पूरा का पूरा, प्रेशर है ही नहीं। प्रेशर किस चीज का होगा, प्रेशर किस चीज का होगा, प्रेशर तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम तो जितना है उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो पूरा का पूरा बोतल का रहेगा ना। वॉल्यूम सर इसका जो बोतल है उसका रहेगा, जितना वॉल्यूम है उसका। प्रेशर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब जब जो हम इसका ढक्कन हटाएंगे, यहाँ से हमने इसका ढक्कन हटा दिया है ना, इसका जो ढक्कन था यहाँ से हमने उसको हटा दिया। ऐसा ढक्कन जैसे हटा दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो एयर है यहाँ फ्लो कर जाएगा अंदर। हमको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके वैक्यूम होने के बाद इसका जो प्रेशर था वो हाई हो गया, क्योंकि इसका तो जीरो हो गया। तो अगर 0.1 भी होगा तो वो हाई हो गया। और प्रेशर जो गैस होता है, गैस हमेशा कैसे ट्रांसफर करता है पता है ना, हाई टू लो। जहां लो प्रेशर होगा, वहां जो है जो प्रेशर जो गैस है वो चल देगा। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। प्रेशर गैस का प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ जाएगा गैस, जहां लो प्रेशर होगा। गैस हमेशा लो प्रेशर के तरफ जाता है, समझ रहे हैं ना। इस बात को समझना है और अच्छे तरीके से। तो जो लोग पहले शक्तिमान देखे होंगे, जो लोग पहले शक्तिमान 100 आता था, है ना, अभी शायद उसका मूवी भी आ रहा है, सोनी वाले बना रहे हैं, ठीक है। तो शक्तिमान आ रहा था, तो उसमें पहले एक डॉक्टर जयकाल आता था। क्या आता था, डॉक्टर जयकाल। क्या करता था वो एक बार क्या किया, शक्तिमान को पकड़ के एकदम स्पेसशिप में ले गया, ठीक है, अपने स्पेसशिप में ले गया, ठीक है, अपने स्पेसशिप में ले गया। और स्पेसशिप को कहाँ ले गया, स्पेस में ले गया। तो क्या हुआ कि अब शक्तिमान को कैद कर लिया था, ठीक है। तो शक्तिमान कैसे जैसे करके भागा, और भाग के क्या किया, उसका जो गेट था उसको खोल दिया। क्या किया, गेट को खोल दिया। जैसे गेट खोला मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली स्पेस से उसका जो स्पेस है उससे सीधा उसका आ गया, मतलब स्पेस से डायरेक्टली लोग कांटेक्ट में आ गए। और स्पेस में क्या था, स्पेस वैक्यूम है ना, स्पेस जो है वैक्यूम है। तो क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रेशर था, जो इसके अंदर जो गैस था, तुरंत बाहर इतना फास्ट तरीके से बाहर जाने लगा कि सब के सब पूरा फेंकाने लग गए बाहर, है ना। ये वाला पार्ट देखा होगा, अगर यहाँ देखा नहीं होगा तो कहाँ देखा होगा, इन्फिनिटी वॉर में देखा होगा। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को उन लोग कैद कर लिए होते हैं, तब स्पाइडरमैन और जो आयरन मैन रहते हैं वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं, वहाँ से उसको दीवार को फोड़ते हैं, एक स्पेसशिप का जो वॉल रहता है उसको फोड़ते हैं। उसको फोड़ते तो क्या होता है, जो रहता है उसका नाम भूल गया, वो बाहर चल देता है। और उसको आइस से कवर कर देता है। दिमाग देखिए, आइस से क्यों कवर किया, क्योंकि वो ठंडा जगह है ना, तो आइस से कवर किया और उससे ये लोग बच गए, वापस से सब ठीक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गैस का प्रॉपर्टी क्या है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, समझ रहे हैं ना। अब पूरा चीज को समझिए, अब पूरा चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिजिक्स पढ़ लिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा चीज आएगा, ठीक आगे। अच्छा, ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी था, अभी पूरा का पूरा चीज आएगा। पहले एक चीज को देखिए, क्या एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। हमको अब यही चीज देखिए, हमको हवा कहाँ भरना था, हमको हवा भरना था लंग्स में। कहाँ भरना था, लंग्स में, ठीक है। इस लंग में हमको हवा भरना था, ठीक है। अब हम हवा इसको कैसे भरेंगे, क्या दिमाग लगाएं कि भाई हवा को कहीं से सक्स करो, खींचो, ऐसा नहीं करते हम। आपको लगता जरूर होगा कि हम ऐसा खींचे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल, हम हवा को देखिए, जैसे मैं सांस लिया ना, तो आपको लग रहा है कि मैं हवा को ऐसे सक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का जो वॉल्यूम है, मैं उसको बढ़ा दे रहा हूँ। वॉल्यूम जैसे बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे का, सब मसल्स को और डायफ्राम को यूज करके क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा, तो क्या हुआ, जो प्रेशर है, प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर का, यहाँ से हवा अंदर ट्रांसफर कर गया।
जब मैं छोड़ता हूँ तो क्या होता हूँ, मैं इसको पुश करता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया यहाँ का, अब यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो हवा यहाँ से यहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है। समझ आया? हम यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। और क्यों होता है ये चीज़? क्योंकि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, हम लंग का जो वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल है वो लंग्स पे नहीं है, हम लेकिन हमारा कंट्रोल कहाँ पे है, हमारा कंट्रोल थोरेसिक पार्ट में है। समझ आया? थोरेसिक पार्ट में हमारा कंट्रोल है, लेकिन लंग्स में कंट्रोल नहीं है। तो हम थोरेसिक पार्ट का जो चेंज है, वॉल्यूम है, इसको चेंज करते हैं और उससे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। समझ आया? तो एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी रिफ्लेक्ट इन लंग कैविटी और पल्मोनरी कैविटी। समझ गए? आगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखिए कि अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा लंग के कैविटी में और पल्मोनरी कैविटी में भी उसका वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, सच अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। ये जो अरेंजमेंट है ये ब्रीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? क्या हम डायरेक्टली बदल सकते हैं? जो वी कैन नॉट, सीधे सीधे लिख देगा, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ट्रू और फॉल्स, सिंपल है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ दिस आर ट्रू, ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे, आता ही है। तो ध्यान रखिए, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ट्रू। वी ओनली डायरेक्टली अल्टर थोरेसिक वॉल्यूम, ये भी ट्रू। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग का वॉल्यूम नहीं बदल सकते, थोरेसिक वॉल्यूम बदल सकते हैं। ठीक है, और थोरेसिक वॉल्यूम जो है ये इससे, इसका जो अफेक्ट है, इसका जो रिफ्लेक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो सब देख लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप है देखिए, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीथिंग का एक नाम क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही याद रखिएगा। ठीक है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्या हुआ, ब्रीथिंग किया, पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जो एटमॉस्फेयर से जो एयर था वो आ गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एल्वेलर एयर था, मतलब एल्वेलाई में जो एयर था वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, वो बाहर चला गया, है ना। सांस, सिर्फ सांस लेना थोड़ी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस एटमॉस्फेरिक एयर को लिया और छोड़ा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, एल्वेलर एयर को। ठीक है, दूसरा, डिफ्यूजन इज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। सांस ले लिया, अब आगे क्या होगा, अब आगे यहाँ जैसे सांस लिया, अब सांस लिया तो उसी समय क्या हो रहा है, ये जो एयर गया ये पूरा कहाँ तक गया, एल्वेलाई तक। एल्वेलाई के में जो मेम्ब्रेन था, जहाँ पे डक्ट्स आ रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ। ऑक्सीजन को दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ऑक्सीजन को जो ब्लड में चला गया, अब उसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। और उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, उस गैस का ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड में। ठीक है, ब्लड के थ्रू। उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा कहाँ, आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठ के ऐसे थोड़ी ना कि ट्रेन जहाँ ले जा रहा है वहाँ चल दूंगा, ट्रेन के बैठे हैं तो कोई डेस्टिनेशन होगा, है ना, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आप जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, और कहाँ जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज तक जाएगा, टिश्यूज तक, और टिश्यूज में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, फ्रूट का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड्स का, सबको ब्रेकडाउन हुआ है। तो क्या हुआ, वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, और फ्रेश ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले वहाँ से। ठीक है, अब वापस ब्लड ऑक्सीजन को दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। आफ्टर इट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा क्योंकि वहाँ पे फूड टूट रहे हैं, फूड पार्टिकल टूट रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन, डेल्टन चैप्टर 12। ठीक है, क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को ले लिया, खाना को पचाया, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला हुआ था उसको ब्लड को में वापस डाल दिया, और ब्लड वापस से उसको एल्वेलाई के पास लेके चला गया। क्लियर, बहुत इजी था। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अभी तक मैं जितना समझाया था इससे पहले, यहाँ पे जो मैं समझा रहा था ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा इसी को समझने के लिए था।
क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को। ठीक है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। फर्स्ट, इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ब्रीथिंग 2 पार्ट है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है वो अंदर आता है, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो एल्वेलाई का जो एयर होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने से ये बात समझ में होता है, ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, क्योंकि ये बात मैं अभी भी आपको समझाया हूँ। प्रेशर एयर कहाँ से कहाँ जाएगा, या गैस कोई कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर वो चीज डिपेंड करेगा। जहाँ प्रेशर कम होगा हमको ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर कहीं पे का कम कर देते हैं तो जहाँ पे हायर प्रेशर था वहाँ से लो प्रेशर की तरफ वो आ जाएगा, है ना। अगर हमको बाहर निकालना है तो हमको वहाँ का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और हम ये सब प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम को अफेक्ट करके, है ना। हम प्रेशर ग्रेडियंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बाय चेंजिंग दी वॉल्यूम्स को चेंज करके हम इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, ग्रेडियंट को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। हवा कहाँ से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से। कहाँ लाना है, लंग्स में लाना है। तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, तब ताकि गैसेस का, एयर का एक्सचेंज हो पाए। समझ आया। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब होगा इंस्पिरेशन, जो लंग्स का जो प्रेशर है या फिर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होना चाहिए, विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। That is, there is a negative pressure inside the lungs with respect to atmospheric pressure. जो अगर हमको एयर में हमको सांस लेना है, इंस्पिरेशन करना है, मतलब कि एटमॉस्फेयर से हवा को अंदर ट्रांसफर करना है लंग्स में, तो लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर के मुकाबले, ताकि वहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो और प्रेशर को पुश करके, प्रेशर के थ्रू पुश होके जो एयर है वो अंदर आ जाए। ठीक है, इसी बात को मैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से लिखा हूँ। इंस्पिरेशन पल्मोनरी जो प्रेशर होगा या फिर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, तभी तो जो हवा है वो एटमॉस्फेयर से लंग में आ जाएगा। और जो निगेटिव प्रेशर है कहाँ होगा, निगेटिव प्रेशर इन लंग, मतलब कि कम प्रेशर एटमॉस्फेयर के मुकाबले। समझ आ गया। एयर मूव्स टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। ठीक है ना। आगे क्या है, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो कि हमारा लंग्स का प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब हमको हवा कहाँ डालना है, एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो प्रेशर है, हमारा जो लंग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए कहाँ के मुकाबले, एटमॉस्फेयर के मुकाबले। अगर यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा तो यहाँ से जो हवा है वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कौन कौन से मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, है ना। मैं क्या बताया, प्रेशर ग्रेडियंट को अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, गैस का ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कैसे होता है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट अपने थोड़ी ना मेंटेन होगा, हमको मेंटेन करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली प्रेशर को ऐसे बदल नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को बदल सकते हैं। और वॉल्यूम और जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, इन्वर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये इन्वर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है। ये थर्मोडायनामिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। अगर हम वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। अगर हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम पे डिफेक्ट होगा, है कि नहीं। अगर हम ये बात देखा जाता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना। अगर मैं छोटा सा बॉटल का कर दूँ तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम है। समझ आ रहा है ना। तो यही बात बताया चाह रहा है यहाँ पे कि हम ये चीज़ जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसको मेंटेन कैसे करते हैं, बाय चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन का हम जो वॉल्यूम है उसको चेंज करते हैं और उसका जो रिफ्लेक्ट है वो कहाँ पे दिखता है, लंग्स के वॉल्यूम में। और उससे क्या होता है, उससे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है और एयर का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से और एल्वेलाई से। ठीक है। और इसमें जो अब सिंपल सी बात है,
वॉल्यूम चेंज करने में थोरेसिक जो कैविटी था उसका जो वॉल्यूम को चेंज करने में कौन हेल्प किया? हमारा हेल्प किया डायफ्राम और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। कौन? हमारे रिब्स के बीच क्या है? हमारे रिब्स के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। क्या? एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो हमारा डायफ्राम है जो लंग के नीचे है, डोम शेप डायफ्राम, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं हमारा थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करने में। इससे हमारा थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है और जो एयर है उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ भी हूँ। ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, क्लियर? इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब हम देखिए, जब इंस्पिरेशन करना है, ठीक है, इंस्पिरेशन करना है तो क्या करना है? हमको हवा यहाँ चाहिए तो यहाँ का प्रेशर कम करना पड़ेगा, मतलब कि इसको फैलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और हवा वहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो डायफ्राम है, डायफ्राम को क्या करेंगे? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में अगर हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो थोरेसिक का जो वॉल्यूम है वो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, ध्यान दीजिएगा इंटरनल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटरनल तब जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जो लिफ्ट अप करेंगे, जो कि रिब्स को एंड द स्टर्नम को, external causing an increase in volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे लिखा हुआ भी हूँ, इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। क्या दो चीज हुआ? पहला क्या? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये पहला पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दो चीज हुआ, हमको इनिशिएशन करना है, इंस्पिरेशन करना है, तो क्या हुआ? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करिए और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इससे क्या होगा? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में बढ़ गया इसका जो वॉल्यूम था, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट किए तो उससे हमारा जो रिब्स है और स्टर्नम है, देखिए जब भी सांस आता है तो देखिए ये पार्ट ऊपर बाहर निकलता है ना, तो जो इसको लिफ्ट किया, स्टर्नम और रिब्स को क्या किया? फैला दिया, लिफ्ट कर दिया। तो अब लिफ्ट कर दिया तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज द वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से। इससे अब दोनों बढ़ गया तो क्या हुआ? जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, या फिर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। कोई भी एक चीज़ हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब दोनों हुआ तो क्या हुआ? एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आ गया और इंस्पिरेशन हो गया। समझ आया? बहुत इजी पार्ट है। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. Causes a similar increase in pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. समझ आया? पल्मोनरी प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, पल्मोनरी वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया, प्रेशर को कम कर दिया डायफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, और इससे क्या हुआ? इससे जो प्रेशर था कम हो गया और जो एयर है एटमॉस्फेयर से अंदर आ गया और इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब उसी जगह पे अगर हम रिलैक्स कर दें डायफ्राम को और जो हमारा जो इंटरकोस्टल मसल था उसको रिलैक्स कर दें, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम इनटू देयर नॉर्मल पोजीशन। अगर हम छोड़ दूं, रिलैक्स कर दूं डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को मैं रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलैक्स कर दिया, तो क्या हुआ? जो मेरा रिब्स और स्टर्नम था नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, जो हमारा डायफ्राम था वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, और क्या हुआ? थोरेसिक जो वॉल्यूम था, जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम था, ये क्या किया? ये भी कम हो गया। ये भी कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो जो एयर था वो बाहर निकल गया, देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। समझ आएगा? एक्सपिरेशन कैसे हुआ? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल
intercostal muscles and sternum and ribs come to normal position, नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। और इससे क्या हुआ, इससे जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया और जो प्रेशर इंक्रीज हो गया था, और इसलिए क्या हो गया हमारा, इसलिए हमारा हो गया एक्सपायरेशन। क्लियर? तो अभी तक समझ आया होगा। इस चीज़ को हम यहाँ से भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्या किया, जो रिब्स इंटरनल, जो क्या किया, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था उसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, रिब्स और जो स्टर्नम था देखिए राइज हो गया। ठीक है, इधर से बढ़ गया, ऊपर हो गया, लिफ्ट हो गया तो राइज हो गया। और जो डायफ्राम था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम भी नीचे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे हो गया, तो क्या हुआ, इसका जो पोजीशन था वो बढ़ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ा दिखा, ये इसके मुकाबले बड़ा है। देखिए ध्यान से दोनों को कंपेयर कीजिए, ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जब जो इंस्पिरेशन हुआ, ये किस लिए है, ये इंस्पिरेशन का है। ये किस चीज का है, ये एक्सपायरेशन का है। ठीक है, ये एक्सपायरेशन का है। तो क्या हुआ, जब एक्सपायरेशन करने के लिए क्या किए, जो रिब्स और स्टर्नम जो था उसको हम क्या किए, उसको रिलैक्स कर दिए। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था जिसको कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसको रिलैक्स कर दिए। तो क्या हुआ, रिब्स और स्टर्नम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। डायफ्राम को भी रिलैक्स कर दिए तो वो भी वापस ठीक हो गया, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। और जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एयर जो है बाहर चला गया, तो हमारा एक्सपायरेशन हो गया। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा होगा सब चीज। ठीक है, ठीक है, अभी तक सब चीज समझ आ रहा होगा। बहुत इजी पॉइंट था, अभी तक बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो पल्मोनरी प्रेशर था वो स्लाइटली बढ़ गया, और उससे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बढ़ गया। तो क्या हुआ, जो एयर था उसको एक्सपेल्ड कर दिया बाहर की तरफ। ठीक है, कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। क्या हम एडिशनल मसल्स को यूज करके हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब ये हमारा ब्रीथिंग का जो रेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, या बढ़ा या बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? कहाँ, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन। कहाँ, एब्डोमेन में। जो हमारा एब्डोमेन है वहाँ जो हमारे एक्सटर्नल मसल्स हैं, हम इस सब को यूज करके हमारा जो ब्रीथिंग है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जब भी आप ज़्यादा सांस लेंगे जल्दी तब देखना पूरा का पूरा पेट हाँफने लगता है, क्योंकि आप एब्डोमेन के मसल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा फैक्ट दिया गया है, डेटा दिया गया है। एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स अबाउट 12 to 16 टाइम्स अ मिनट। कितना नॉर्मली कितना करता है, 12 से 16 टाइम्स अ मिनट। 12 से 16 बार रेस्पिरेशन होता है एक नॉर्मल आदमी के द्वारा, एक एवरेज बार में 12 से 16 बार 1 मिनट के में। ठीक है, 1 मिनट में इतना बार रेस्पिरेशन करता है। फैक्ट है, याद रखना है, सिंपल सी बात है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग एक्सपेरोमीटर। हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारा जो ब्रीथिंग मूवमेंट है, जो वॉल्यूम, जो एयर है जो इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब हम कितना जो भी सांस ले रहे हैं, जो भी ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसमें एयर का कितना वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ है, हम उस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, स्पायरोमीटर से। किस चीज़ से देख सकते हैं, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ठीक है, स्पायरोमीटर से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देख लिए अच्छे से कि क्या था हमारा रेस्पिरेशन का तरीका, एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म पूरा देख लिए। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम से और कैपेसिटीज पे। वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। तो वॉल्यूम और पहले वॉल्यूम को समझ लीजिए। वॉल्यूम क्या है, जो कि हम कर सकते हैं, जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं एयर को लेके या निकाल के, है ना। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैपेसिटी में डिफरेंस है। ठीक है, कैपेसिटी की जब हम बात करें तो हम क्षमता की बात करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो हम क्षमता की बात कर सकते हैं कि हम कितना ले सकते हैं, कितना एयर आप बाहर से ले सकते हैं अपने अंदर, कितना एयर आप निकाल सकते हैं। कैपेसिटी क्या है आपके लंग्स की, है ना, हम कैपेसिटी की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के बाद जब हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल बात होता है कि
कितना एयर है। आखिर कैपेसिटी तो अलग है ना, कैपेसिटी का बात है तो ले जा रहे हो एक्स्ट्रा। तो जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमको एक एग्जैक्ट डेटा देता है कि हाँ इतना ही चीज़ आप ले सकते हो, इतना ही चीज़ आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, इतना ही चीज़ आप निकाल सकते हो, इतना ही चीज़ आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम एक डेटा देता है, ठीक है। वॉल्यूम में और कैपेसिटी में डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। कैपेसिटी एक ताकत बताता है कि कितना कर सकता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो नॉर्मल है, तो वॉल्यूम से ही कैपेसिटी बनेगा। पहले वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, तो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ भी हूँ, ठीक है, सबसे अच्छे से लिख दिया हूँ मैं समझने के लिए। ये तो एक्स्ट्रा डेटा भी है, इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। जिसको यहाँ से समझ नहीं आ रहा वो यहाँ से समझ सकता है, ठीक है। पर इधर देखते हैं क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। टाइडल पहला है क्या है, पहला जो वॉल्यूम है वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में टीवी क्या है, टीवी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज एक्सप्रेस 50-100 ml। नॉर्मली जब हमारा जो एयर है जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, जो नॉर्मल जो चल रहा है, आपको ध्यान नहीं है, नॉर्मली चल रहा है, जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, हम कितना एयर अप्रॉक्स लेते हैं छोड़ते हैं, 500 ml। कितना, 500 ml। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर एयर पर मिनट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है वो कि हम नॉर्मली कितना एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड, दोनों में चीज इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम टीवी पता चल गया कि क्या है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हम कितना वॉल्यूम एयर का लेते हैं और छोड़ते हैं। तो कितना है, 500 ml। हम नॉर्मली कितना लेते हैं, 500 ml एयर लेते हैं, इंटेक करते हैं और 500 ही छोड़ देते हैं। अब सीधी सी बात है, इंसान 1 मिनट में कितनी बार एक्सपायर करता है, अभी अभी हम देखे थे कितनी बार, 12 से 16 बार, है ना। तो कितना 5 कर रहा है, तो 12 5 जा कितना होता है, 60। तो 60,000 है कि नहीं, 60,000 आ गया यहाँ पे अपने आप। तो 60,000 से 80,000 मिलीलीटर एयर पर मिनट हम लेते हैं, छोड़ते हैं, एक्सपायर और एक्सपायर करते हैं, ठीक है। क्लियर, इजी था, टाइडल वॉल्यूम समझ आ गया। नॉर्मली लेना छोड़ना कितना, 500 ml। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या है, IRV। IRV को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज 2500 ml to 3000 ml। क्या बोल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि जो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, नॉर्मल सांस लिया लेकिन क्या मैं और सांस ले सकता हूँ, मैं फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, है ना। तो एक पर्सन जो है कितना इंस्पायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीथिंग, है ना। मतलब इस जो इंस्पायरेशन है, मतलब नहीं सॉरी, एक बात को ध्यान देखिए कि जो इंसान है, कोई भी ह्यूमन है, वो टोटल कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है, जिसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम भी आएगा। टोटल वो कितना इंस्पायर कर सकता है, टोटल बताओ कि कितना इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुली, समझ रहे हैं, कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है। तो वो कितना है, 2500 से 3000। ये जो पार्ट है, शुरू वाला पार्ट, ये बहुत ईजी पार्ट है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल पोजीशन पे हम कितना लेते छोड़ते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर IRV क्या है कि हम कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV क्या है कि हम कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं, कितना मैक्सिमम एयर हम छोड़ सकते हैं, कितना है, 1000 से 1100 ml। समझ आ गया, बहुत ईजी पार्ट था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ईजी पार्ट था। देखिए यहाँ पे टीवी, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मली कितना, 500 ml। IRV क्या है, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं और कितना मैक्सिमम कितना ले सकते हैं फोर्सफुली, तो 2500 से 3000। उसके बाद ERV है हमारा, ERV एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड हम किया, कितना है, 1000 से 1100, मैक्सिमम 1000 से 1100 एक्सपायर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा RV को हमने देखा नहीं, अब देखते हैं। RV है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। RV क्या है हमारा, RV है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1000 ml to 1200 ml। हमने देखा, देखिए एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट देखिए, पहले इसको मिटा दो। क्या बात था कि देखिए, जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन का बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन का बात करते हैं, फोर्सफुली ब्लड ऑक्सीजन के टेकिंग का बात करते हैं, तो हम 2500 से 3000 ml तक ले तो सकते हैं, पर जब हम फोर्सफुली निकालने का बात करते हैं एयर को, तो 1000 से 1100 ही निकाल सकते हैं। अरे ये क्या बात हुआ, जब हम 2500 से 3000 ml जब हम इंटेक कर सकते हैं, तो हम उतने ही एयर निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ 1000 से 1100 ml तक ही निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा निकालोगे, इसके बाद निकालोगे, तो क्या होगा, एयर जो लंग्स सब कोलैप्स कर जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो उसके अंदर हर हमेशा कुछ ना कुछ एयर रहना जरूरी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन आपने पूरी ताकत से हवा निकाला, पूरी ताकत से लंग का हवा निकाल दिया, अब क्या होगा, अब उसके बाद जो लंग में जो एयर बचा, आपने पूरा एयर नहीं निकाल सकते लंग के, है ना। जो कितना भी एयर निकाल लीजिए, 1100 से 1200 ml जो एयर है वो लंग में रहेगा, ऐसा रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर ये निकल गया तो लंग कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स, दैट्स आंसर इज 1100 ml to 1200 ml। वो जो है वो लंग्स में रहेगा ही रहेगा। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। समझ आ गया? तो जो हम पल्मोनरी कैपेसिटीज है उसको हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम कैपेसिटी बना सकते हैं। कैपेसिटी की क्षमता क्या है? कैपेसिटी बोले तो क्या है? यार सॉरी यार, रुको, इतना दिन से हिंदी पढ़ना छोड़ दिया इसलिए भूल गया। अरे कैसे होता है यार ये, ऐसे, हाँ मैं अच्छा लिखना भूल गया, सॉरी। क्षमता ऐसे ही लिखता है, क्षमता, अच्छा कैसे लिखते हैं? हाँ ये है क्षमता, ठीक है, क्षमता, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या बताता है? कैपेसिटी हमको क्षमता बताती है। कैपेसिटी क्या बताया हमको? एक मिनट यार, कैपेसिटी हमको बताया क्षमता। किसी की क्षमता? हमारे लंग्स की क्षमता इसी से होता है। अगर कोई क्षमता ऐसे लिखा तो उसको जेल होगा, है ना। क्षमता ऐसे होगा, छतरी का छाप, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, कैपेसिटी से हमको क्या पता चला? क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बोल रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली ब्लड छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, अब हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक कर सकते हैं? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अब हम इनटेक कर सकते हैं, इस बात को बताइए मेरे को। क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली 500 ml ऑफ ब्लड हम देखा था, 500 ml ऑफ एयर निकाल दिया, अब कितना अमाउंट ऑफ एयर वो इनटेक कर सकता है? दिस इंक्लूड्स क्या? टाइडल वॉल्यूम। पहला बात, जो नॉर्मल जो 500 ml निकाला तो 500 ml तो लेगा क्या? 500 ml जो नॉर्मल है उसको तो लेगा ही लेगा। उसके बाद और कितना ले सकता है? 500 ml लेने के बाद और ले सकता है क्या? हाँ ले सकता है। कितना ले सकता है? तो IRV इतना ले सकता है। जो IRV देखे थे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको वो और ज़्यादा खींच सकता है एयर को एटमॉस्फेयर से। तो क्या होगा? जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, मतलब उसकी क्षमता, जो टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर खींच सकता है, तो वो है TV प्लस IRV, है ना। TV जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, इट इज TV प्लस IRV। हम कितना अमाउंट ऑफ, जो हमारा जो लंग का जो कैपेसिटी है, इंस्पिरेशन का कैपेसिटी है ना, इंस्पिरेशन कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो कितना है? वो है TV प्लस IRV। मतलब हम इतना जो एयर है उसको हम, हमारा लंग ले सकता है। कितना? 500 ml, ये सब जो है इन ml है, 500 ml और 2500 ml। 500 से 25 और 2500 प्लस 3000, इतना ml ले सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 3000 से 3500। 3000 से 3500 ml का एयर हम इनटेक कर सकते हैं ताकत से। क्लियर? इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सिंपल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी था, क्या था? कितनी आपकी कितनी क्षमता है से कितना वो एयर ले सकता है, ठीक है। तो 3000 से 3500 था, है कि नहीं, यहाँ पे 3000 से 3500। इसके बाद क्या था? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो निकाल सकता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, निकाल सकता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल पास सांस ले लिया, अब वो कितना अमाउंट ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल सकता है।
दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, देखिए टाइडल वॉल्यूम तो आएगा, है ना, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम लिया है तो उसको तो निकालेगा, उसको निकालने के बाद और कितना निकाल सकता है, तो ERV जो कि 1000 से 1100 तक था, है ना। तो EC मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब एक्सपायरेशन करने की क्षमता कितनी है, TV प्लस ERV, और ये है 500 से 1000, 1100 दोनों को जोड़ेंगे और कितना होगा 1100 से 1600, 1100 से 1600 हम बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर, ये हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन दैट इंक्लूड ERV प्लस RV। मतलब कि नॉर्मल में निकाल दिया, नॉर्मल में जो हमारा जो ऑक्सीजन था, जो है ठीक है एयर था, उसको नॉर्मल वॉल्यूम था एयर का, मैं उसको बाहर निकाल दिया नॉर्मली। अब नॉर्मल निकाल दिया तो अब मेरे लंग में कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा मेरे लंग में रहेगा, और बच गया ERV जिसको मैं निकाल सकता था, है ना। तो ERV और RV को मैं जोड़ दिया, ERV कितना था 1000 से 1100 था, और RV कितना था 1100 से 1200 था, दोनों को जोड़ा 2100 से 2300। क्लियर, ये FRC हो गया। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन और आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। ताकत से उसको निकाला, एयर को निकाला, अब सिर्फ RV बचा था, इतना निकाला कि सिर्फ RV बचा था, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml ऑफ एयर जो कि लंग में हमेशा बचा रहता है, सिर्फ उतना ही था। अब वो कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर खींच सकता है, कितना खींच सकता है, इतना कितना एयर वो अंदर खींच सकता है, तो क्या कितना एयर खींच सकता है, पहले तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो लेते हो तो लेगा, उसके बाद वो IRV खींच लेगा, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि ताकत से वो खींच सकता था उसको खींच लेगा, उसके बाद वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसको भी खींच ही लेगा, है कि नहीं, ये सबको खींच लेगा ताकत से। तो क्या हुआ, कितना कितना निकाल सकता है वो, क्योंकि ERV को निकाल दिया था तो ERV को तो लेगा, उसके बाद नॉर्मल करता है वो, तो TV जो कमी था उसको पहले पूरा किया, समझ रहे हैं। क्या बोला कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी, एक लंग का वाइटल कैपेसिटी क्या है, आफ्टर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन पूरा ताकत से एयर निकाल दिया, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम था, तो जितना निकाला पहले उसको लेगा, तो ERV को निकाला था तो ERV को वो लिया, ERV को निकाला, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग तो वो करेगा ही करेगा, तो TV को भी ले लिया। अब TV को इतना लेने के बाद वो फोर्सफुली एक्सपायर भी कर सकता है, तो फोर्सफुली एक्सपायर करेगा तो क्या होगा, तो IRV को भी ले लेगा। ये हो गया वाइटल कैपेसिटी, मतलब पूरा लंग का कैपेसिटी क्या है ना, बड़ा कैपेसिटी। तो क्या हुआ, तीनों को छोड़ दिए, ERV को जोड़ा, TV ये क्या था, IRV को जोड़ा और TV को जोड़ा, तीनों को जोड़ा तो 4000 से 4600, तो 4000 से 4600 ले सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन किया तब हमारे लंग में कितना एयर बचा रहेगा, आप बताइए। वाइटल कैपेसिटी क्या था, वाइटल कैपेसिटी था कि फोर्स एक्सपायरेशन के बाद वो कितना एयर और खींच सकता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि बहुत फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लिया, अब हमारे लंग में कितना एयर है इस बात को मेरे को बताओ, तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सब चीज़ को जोड़ देंगे, क्या होगा, सब चीज़ को जोड़ देंगे। VC वाइटल कैपेसिटी को जोड़ दिया, मतलब क्या, ये तीनों आ गया, ERV आ गया, IRV आ गया, TV आ गया, तो इस सबको जोड़ दिया तो सीधा VC लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। VC और RV, जो RV तो हमेशा रहता है रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, ये नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, तो VC और RV को जोड़ दिया, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को। वाइटल कैपेसिटी कितना था, कैलकुलेट किया था 4000 से 6000, और RV कितना था 1100 से 1200, तो आ गया 5100 से 5800 ml, है ना। तो ये हो गया हमारा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। होप करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद ये वाला पार्ट भी है, अगर जिसको एनसीईआरटी की लाइन से समझ आया होगा, वैसे तो बहुत इजी लाइन है, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सबको समझ आना चाहिए, है ना, ये बात है। तो इतना समझने के बाद क्या है, जो हमारा जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, ये सबको भी समझना है, ठीक है। ऐसा क्या बोल रहा था मैं कि हाँ बहुत ईजी है सब चीज़, और जो 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 आप वर्डिंग है, ये वर्डिंग भी बहुत ईजी है, तो सबको समझ आ ही गया होगा,
है ना। जो जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत है डेटा वेटा में, वो एकदम ईजी वे में यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक, यहाँ से भी रिविजन हो सकता है। ये भी समझ नहीं आया तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं। नॉर्मल ये हमारा एयर चल रहा है, बहुत बड़ा ब्रीथिंग किए, देखिए फिर से बहुत बड़ा ब्रीथिंग, और बहुत बड़ा एक्सपिरेशन भी किया, छोड़े, ठीक है, बहुत बड़ा सांस लिए फिर थोड़ा छोड़ दिए, है कि नहीं, बहुत बड़ा छोड़े। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मल जो ब्रीथिंग चल रहा है, इनटेक आउटटेक, इनटेक आउटटेक, ये क्या है, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। आवाज़ इसलिए कम हो गया क्योंकि घर वाले सो गए हैं, रात का 12:23 हो रहा है, ठीक है, 12:23 AM हो रहा है, घर वाले सो गए हैं, और मेरे को पड़ेगा डांट अगर मैं जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाऊँगा तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम हुआ ये जो अप डाउन हो रहा है ना, ये टाइडल वॉल्यूम, ये कितना था, ये था हमारा 500 ml, है कि नहीं। इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम क्या था, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, क्या किया, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, बड़ा सा इंस्पायरेशन किया, तो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है क्या, IRV है, IRV कितना था हमारा 2500 से 3000, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा बड़ा सा इंस्पायरेशन हुआ, छोटा छोटा छोटा, ये थोड़ा छोटा। अब देखिए यहाँ से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये फिर ये यहाँ तक है, ये जो लाइन है ना, ये एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाता है, मतलब कि हमारा इंस्पिरेशन करने की कैपेसिटी या इंस्पिरेशन करने की क्षमता, कितना ऑक्सीजन हम ले सकते हैं एक बार में, ये बताइए। तो टाइडल वॉल्यूम 500 तो ले ही सकते हैं, और इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुली लेते हैं 2500 से 3000, है ना, तो इन दोनों को हम ले सकते हैं। तो टीवी जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, टीवी प्लस IRV, समझ आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या है, टीवी तो छोड़े 500 तो है ही, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम इतना भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कितना है, ये था हमारा 1000 से 1100, ठीक है, 1000 से 1100 एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद क्या है, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि हमेशा लंग में रहता है, ठीक है, 1100 से 1200 ml, ये तो हमेशा लंग में रहता ही रहता है ना, एक रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ना। आगे देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि रहा रहता है, जब तक हम फोर्सफुली, अगर हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन नहीं किए तब हमारे लंग में कितना रहेगा, है ना। तो वो ये जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो यही बताता है, ठीक है, 1000 प्लस 1100, मतलब कि लगभग 2200 से 2300, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, वाइटल कैपेसिटी, टोटल वाइटल कैपेसिटी क्या है, मतलब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिए, अब हम कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो जो एक्सपायर किया उसको तो लोगे गया, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मैं एक्सपायर कर लिया था 1000 से 1100, तो उसको तो मैं लूँगा ही, है ना, देखो उसको तो मैं लिया ही लिया। उसके बाद मैं नॉर्मल ब्रीथिंग तो करता ही, तो मैं टाइडल वॉल्यूम को भी लूँगा ही लूँगा। उसके बाद मैं फोर्सफुली ब्रीथिंग भी कर सकता हूँ, तो मैं IRV को भी ले ही सकता हूँ, है ना, तो मैं उसको भी ले लिया। तो ऐसे करके मेरा TV बन गया, क्या बन गया, सॉरी क्या बन गया मेरा, क्या था ये, वाइटल कैपेसिटी, VC वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, पूरे के पूरे लंग में जितना हुआ है सबको जोड़ दो, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, सबको मैं जोड़ दिया, या फिर VC, टोटल लंग कैपेसिटी क्या कर दो, VC प्लस RV, तो क्या हुआ, तो भी हमारा टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है। तो ये भी तरीका था, ये भी बड़ा अच्छा तरीका था, ये भी अच्छा तरीका था, इसको भी रख सकते हो क्योंकि एक ही फोटो से सब रिवाइज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे नंबर भी नहीं लिखे हुए, और नंबर आप अपने दिमाग में सोचोगे या आप खुद से लिखोगे तो अच्छा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटीज के नंबर लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम्स के जो ml है, कितना वॉल्यूम है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसका भी मैं नोट्स बना के रखा हूँ, पर क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और आप भी बहुत हो गया है, तो इस वीडियो को आप यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो इसके बाद का जो है, इसके बाद हम आगे देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये सब वाला पार्ट कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, और ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व है, ये सबको देखेंगे और एंड करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक देख लिए, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, रिविजन हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, एक वाइट पेज लीजिए, एक ऐसे एक दिखा सकता हूँ, ठीक है, एक ऐसे वाइट पेज लीजिए और इसमें पूरा का पूरा कलरफुल पेन से नोट कर सकते हैं, या फिर अगर नोट नहीं कर सकते तो ये PDF तो मैं दूंगा ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक था। होप करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आया आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन तो है ही, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को, शेयर कीजिए। कहाँ पे शेयर करेंगे? अपने इंस्टा के स्टोरी में या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और इस पीडीएफ का और जो हम रिवीजन करा रहे हैं फटाफट, इस रिवीजन का जो फ़ायदा है वो उठा सके, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा ही है। ठीक है, तो सबको हेल्प कर सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, हमारा थम्स अप देके लाइक भी कीजिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे थोड़ा बहुत। क्योंकि लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। ठीक है, अब अगर नोट करना है सब चीज़ को, तो एक वाइट पेज लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। जो मैं हैंड रिटन से नोट किया हूँ इसी चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं करें तो भी कोई गलत बात नहीं है। ऑलरेडी जब पीडीएफ में सब चीज़ नोट किया हुआ है तो उसमें एक बार आँख मिलाना है ना, बस पीडीएफ को साइड करते हैं, एक आँख मिला लिया जो हैंड रिटन नोट है, फटाफट। क्योंकि ये सब लाइन पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, मैं जानता हूँ, इसे लाइन पढ़ना बार बार बोरिंग लगता है। ठीक है, ऐसे पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसे पढ़ के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना। डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा, डायग्राम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा, डायग्राम को बार बार देखिए। ठीक है, मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें सब चीज़ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, क्लियर आएगा पीडीएफ। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ का, नोट वोट जो भी करना है कर लीजिए। इसके बाद हम पूरा का पूरा कर इसको ख़त्म करेंगे, इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि हम क्या करेंगे, हम उसके बाद करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है डन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो 3 नंबर है वो सिक्योर हो जाएंगे। सॉरी, 3 क्वेश्चन मतलब कि 12 नंबर के अंदर हमारे सिक्योर हो जाएंगे। वैसे भी हमने अभी तक अच्छे खासे नंबर सिक्योर किए हैं। बायोटेक हमने दोनों पूरा किया है, उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन भी किए हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, बायोटेक 1 बायोटेक 2 दोनों किया है, दोनों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही ऑलरेडी। ठीक है ना। साइंटिस्ट के बारे में जानना है तो हर संडे हमारा संडे एपिसोड आता है, उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी की क्लास में, मतलब कि कल, और इस पर हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, और हो सका तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे सेम क्लास में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना।